चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक चालू कर रहे हैं हम लोग, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है हिंदी में अगर हम बोले समानांतर श्रेणी, नाम से ही सब कुछ पता है, नाम से पता चल रहा है। ये हमारा टॉपिक जो है वो एमपीपीएटी का एक मेन टॉपिक है। इसके अलावा मैथ साइंस वाले जो बच्चे रहते हैं, 12th मैथ्स वाले, वो भी पढ़ते हैं एपी को। इसके अलावा 10th एमपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो 10th मैथ्स में भी आता है एपी। ये जो टॉपिक है वो 10th 12th और एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को भी रहता है, 12th में रहता है। जिन लोगों को एंट्रेंस में ये एक पेपर आपको मिल जाएगा कि एमपीपीएटी में आपको एपी के क्वेश्चंस बहुत सारे नज़र आ जाएंगे। यही जेई में भी आते हैं और यही 10th के साइंस ओलंपियाड जो होता है, मैथ ओलंपियाड जो पेपर होता है, वहाँ पर भी इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, मज़ेदार टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इसको, 1 बाय 1 पूरे टॉपिक को लेकर चलते हैं। ठीक है, इसमें यूज़ होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम टॉपिक पर आते हैं। यूज़ होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसका जो बेसिक है वहाँ से लेकर चलते हैं। पहला जो टर्म है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया गया हो तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। और इसमें जो वर्ड यूज़ हुए, एक हुआ वेरिएबल, एक हुआ कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अल्फ़ा बीटा जैसे बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, या ए बी सी बोल सकते हैं। इस तरीके से जहाँ पर किसी नंबर का वैल्यू चेंज हो सकता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल नंबर से मिलकर कोई बनी हुई अगर श्रेणी है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। या ग्रुप कोई है तो उसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। या अगर कांस्टेंट नंबर से बनकर कोई ग्रुप बना हुआ है तो उसे हम बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, अरेंज किया गया हो, तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई पर्टिकुलर नंबर दिए जाए तो उसे भी हम सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइंड करने की अगर हम बात करें तो ये बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in a particular ऑर्डर। अगर कोई नंबर्स का पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलना चाहें तो जैसे नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 10 20 30 40 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड x y z एंड सो ऑन, a b c एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर आपको नंबर्स दिए जाते हैं जिनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहता है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक सीक्वेंस है। ठीक है, चलिए सीक्वेंस से रिलेटेड एक टर्म और आती है जो इसी का पार्ट रहता है, उसे हम कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज। सीरीज क्या होता है? तो जो सीक्वेंस में यूज होने वाले नंबर ऑफ टर्म जो है या जो नंबर्स है उन नंबर्स का सम अगर शो करे कोई ग्रुप, उस ग्रुप को कहा जाता है सीरीज। कोई नंबर जो है, ये जो ग्रुप, ये जो नंबर्स दिए गए हैं या ये जो ग्रुप है, इनके बीच में अगर सम का साइन आ जाए, सिंबल आ जाए, जैसे प्लस प्लस अगर आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इसके डेफिनेशन में कि ये जो रहता है सीरीज जो रहता है वो नंबर ऑफ जो टर्म है यूज किए गए सीक्वेंस के अंदर इनका सम को शो करे, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ नंबर्स
इट इज कॉल्ड सीरीज। ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन। 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 2 to the power 2 स्क्वायर प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो नंबर्स हैं जिनके बीच में प्लस का साइन अगर आ जाता है, सिंबल अगर आ जाता है, तो बच्चों इनको हम कहते हैं सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सीक्वेंस कह सकते हैं हम कि जो भी नंबर्स है इनका कोई ग्रुप अगर है तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, अरेंज में है, अगर जमाया गया उनको अगर है तो वो जो कहलाएगा ग्रुप जो रहेगा उस ग्रुप को हम सीक्वेंस कह सकते हैं। और उनके बीच में अगर नंबर्स के बीच में अगर हम कहीं पर देखते हैं कि इस तरीके से प्लस प्लस नज़र आ रहा है पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ में, तो हम इसे कह सकते हैं सीरीज। सीरीज जो है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फिनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। ठीक है, फिनाइट का मतलब ये होता है कि जहां पर आपको टर्म जो है वो काउंटेबल हो, जहां पर टर्म क्या हो, काउंटेबल हो। जहां नॉन काउंटेबल बोल सकते हैं कि जहां पर हम काउंट नहीं कर सकते, नॉन काउंटेबल वाले नंबर्स रहते हैं, तो वहां पर हम उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं इसके। टाइप्स ऑफ सीरीज। There are two types. One thing is finite series. Second thing is infinite series. जहां पर नंबर ऑफ टर्म जो है वो काउंटेबल हो, विच इज काउंटेबल, जहां काउंट कर सकते हैं। जहां पर काउंट नहीं किया जा सकता है, अनकाउंटेबल या बोल सकते हैं ठीक है, जहां पर काउंटिंग नहीं की जा सकती है और जहां पर काउंटिंग कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो और जो काउंटेबल नहीं हो। जैसे अगर हम बात करें कि 1 + 2 + 3 + 4 और एंड सो ऑन, ये जा रहा 100 तक, तो इसे काउंट किया जा सकता है। 1 से लगाकर 100 तक की अगर हम काउंटिंग करते हैं तो इसे काउंट किया जा सकता है। और ये जो सम रहता है वो रहता है 50-50, ये हो जाएगा काउंटेबल का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज की, जैसे एग्जांपल के लिए 1 + 2 + 3 + 4 और एंड सो ऑन, ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, अभी इसका कोई नंबरिंग है नहीं है, है ना, ये चलता ही चला जाएगा ऐसा। तो इसका जो सम रहता है वो होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। इसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, इसे डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। तो ये जो होता है वो इनफाइनाइट सीरीज होता है, ये होता है फिनाइट सीरीज। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर देखा एक सीक्वेंस देखा, वापस से बता रहे हैं आपको। सीक्वेंस जो रहता है एक ऐसा समूह है जहां पर नंबर्स वेरिएबल या बोल सकते हैं कांस्टेंट, उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो। ऐसे नंबर्स जहां पर इनका पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहता है, जमाया जाता है, सेट किया जाता है, ऐसा कोई भी समूह नजर आता है उसे हम सीक्वेंस कह सकते हैं। और उनके बीच में अगर प्लस का साइन नजर आता है पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ में, तो उसे हम कहते हैं सीरीज। सीरीज जो रहती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है फिनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। जहां पर काउंटेबल है, जहां तक नंबर टर्म जो है एन तक जाता है, जहां काउंट कर सकते हैं हम, जहां पर उनका सम निकालना या जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना पॉसिबल है, उसे बोलते हैं हम फिनाइट। और जहाँ पर नहीं है, अनपॉसिबल, ये बोल सकते हैं कि हम वहाँ पर काउंटेबल ही नहीं है ना, जहाँ पर काउंट नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट। क्लियर है। ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो रहता है वो इसी में आगे
सीरीज जो रहती है हम लोगों को एपी वाले टॉपिक पर आ जाते हैं हम। जो हमने अभी देखा है कि सीक्वेंस जो रहता है वो सीक्वेंस में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी होता है, हार्मोनिक सीक्वेंस भी होता है, बाइफाइनोमियल सीक्वेंस भी होता है, ऐसे बहुत सारी सीक्वेंस होती है, ठीक है। और उस सीक्वेंस को पर्टिकुलर अरेंज अगर कर देने पर प्लस अगर लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज। और सीरीज और प्रोग्रेशन जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन या सीरीज, इसकी अगर हम बात करें तो पहला जो है वो है अरिथमेटिक, प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं एपी। सेकंड थिंग ज्योमेट्रिक, जिसको बोला जाता है जीपी। थर्ड हार्मोनिक, प्रोग्रेशन एचपी। तो ये तीन सीरीज हमको हमारे सिलेबस में वन बाय वन कवर करना है हम लोगों को। और वन बाय वन जब स्टार्ट करेंगे हम लोग तो अरिथमेटिक के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। सेकंड जब चालू करेंगे हम ज्योमेट्रिक में भी जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए एमपीपीएटी के अंदर वो सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस। हार्मोनिक के भी देखेंगे और इस पर एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कहीं पर भी एग्जामिनर जो रहता है, एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आप कोई सा भी एक क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट एक से ज़्यादा यूज़ हो, मतलब 2 या 3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इस टॉपिक से वो पूछता है वो तीनों को कवर करने की कोशिश करता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एपी, जीपी एंड एचपी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो एपी और जीपी से आ जाए, या एचपी और एपी से आ जाए, या फिर तीनों से आ जाए, एपी जीपी और एचपी से। तो इनसे रिलेटेड कॉम्बिनेशन वाले से क्वेश्चन जो है वो आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर वो भी हम देखेंगे। प्लस इसके साथ में इससे मिलने वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों को उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक हमारा पहला है? पहला है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? तो जो हमने पहले अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही, यहां पर आते हैं सीरीज में। सीरीज जो है इसका आप देखा होगा, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा भी है ना, कि सीरीज जो रहती है जहां पर भी नंबर ऑफ टर्म जो दिए गए उन्हीं के बीच में अगर सम का साइन आ जाता है तो ये बन जाती है सीरीज, और इसे भी प्रोग्रेशन ही कह सकते हैं, ठीक है। इसमें इससे ही हमको यहाँ से चालू करना है कि जो हमने देखा था, जैसे यहाँ पे लिया कोई टर्म 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरीके से बढ़ते चले गए। तो यहीं से चालू करते हैं हम समानांतर श्रेणी होती क्या है। तो यहां पर हम आए समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को अगर डिफाइन करना है तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी पद टर्म जो यूज हुए हैं, टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, दिए गए पदों के बीच अंतर अगर समान है तो इसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है समान अंतर। अगर आप इस नाम को तोड़ते हो तो वहीं से इसकी डेफिनेशन मिल जाती है। इसके नाम से हम बोल सकते हैं समान अंतर। अब समान अंतर किसके बीच में? समान अंतर है ना, कॉमन डिफरेंस या इक्वल डिफरेंस ये बोल सकते हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो पद है, टर्म जो यूज किए गए हैं, उन पदों के बीच का अंतर बराबर हो। अगर अंतर बराबर है तो उसे हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अब पद क्या रहते हैं? तो पद को अगर हम डिफाइन करें, जैसे टर्म जो रहती है यहाँ पर श्रेणी को यूज करने के लिए हम T1 या A1 यूज करते हैं। तो जो पहला पद है उसको बोलते हैं हम T1, दूसरा पद जो है उसको बोलते हैं हम T2, तीसरा पद जो है उसको बोलते हैं T3, चौथा पद जो है उसको हम बोलते हैं T4 एंड सो ऑन। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। जो भी नंबर है, नॉन नंबर है, फिनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं हम, तो नॉन नंबर है इसलिए हम लास्ट वाले टर्म जो है उसको ले लेते हैं Tn, कि n तक जा रही है, nth टर्म जो है वो लास्ट वाले ले लेते हैं।
ठीक है। इस तरीके से जो पहला है इसको हम एक और सीरीज से भी डिनोट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं A1 या फिर A2 या फिर A3 या फिर A4, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और या फिर AN से शो कर सकते हैं। तो सीरीज जो समांतर श्रेणी जो है वो इस तरीके से टर्म जो हमने ली है यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पर पहला और दूसरे पद का अंतर, दूसरे और तीसरे पद का अंतर, तीसरे और चौथे पद का अंतर समान अगर हो तो इस श्रेणी को बोला जाता है समानांतर श्रेणी। अब अंतर समान कैसे क्या, तो इसका और इसका डिफरेंस यहां से ले लेते हैं। इसका और इसका डिफरेंस जो भी आएगा वो इसके और इसके डिफरेंस के क्या हो, बराबर। इसके और इसके डिफरेंस A2 माइनस A1 का जो भी डिफरेंस आ रहा है, A3 माइनस A2 का डिफरेंस जो है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। और डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से, इधर से डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से। तो दोनों के डी जो हैं वो बराबर हो जाए। अगर ये A1 और ये D2 और ये D1 अगर हो जाए और ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो हम इसे कह सकते हैं समानांतर श्रेणी। क्या कह सकते हैं, AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। क्लियर हुआ? और गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समानांतर जो श्रेणी रहती है वो समानांतर श्रेणी दिए गए पदों के बीच जो भी टर्म है जिनसे मिलकर एक श्रेणी बनी हुई है, जिस श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, वो जिन भी टर्म से मिलकर बनी हुई है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सभी जगह पर इक्वल है। इक्वल अगर है तो ही हम उसे AP कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि AP की कंडीशन क्या हुई, तो AP की कंडीशन यही है कि डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। उस डिफरेंस सभी जगह पर इक्वल होने के कारण उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, समान सार्व अंतर। क्या बोलते हैं हिंदी में, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। चलिए आगे देखते हैं इसको। जैसे अभी हमने माना यहाँ पर कि समानांतर जो श्रेणी है जिसका पहला टर्म हमने यूज किया T1, दूसरा टर्म यूज किया हमने T2, तीसरा यूज किया T3 और T4, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते बढ़ते चले गए और लास्ट वाला हमने यूज कर लिया कि nth टर्म जो है वो TN ही है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि अगर कोई ना कोई पर्टिकुलर जो पहला पद है कोई ना कोई एक नंबर होगा। अब किसी ने पहला नंबर जो ले लिया, किसी ने कि बोला 5 है, किसी ने बोला 10 है, किसी ने बोला 20 है, तो कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं पहले वाले, है ना। तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर की अगर हम बात करें तो आप कोई सा भी नंबर ले लो, हम वेरिएबल के फॉर्म में उसको ले लेते हैं पहले वाले टर्म को A। तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म उसको हम A से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, A से। फर्स्ट टर्म A हो गया, तो A ले लिया हमने। अब A और सेकंड टर्म जो है उसके बीच का डिफरेंस जो है उसको हम मान लेते हैं D। क्या ले लिया हमने, D ले लिया, ये ले लिया D। तो A प्लस D हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस D। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस भी D ही होगा। अगर यहाँ पे D लिया आपने तो इसको भी हम मानेंगे D। तो D को फिर इसमें प्लस किया, ये बन गया A प्लस 2D। अब यहाँ पे A प्लस D अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। अगर इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो नेक्स्ट टर्म है उसके बीच का डिफरेंस भी वही होगा जो पहले था। तो पहले क्या था, D था, तो अब भी क्या होगा, D ही होगा। तो जो अगला ऐड होने के बाद में बन जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस से 1 बाय 1 ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म जो है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन चीज समझने की कोशिश करें कि अगर हमें जनरल इक्वेशन निकालनी तो कैसे निकालेंगे। तो जनरल इक्वेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं कि तब देखिए पहला जो टर्म है, पहला पद जो है उसमें यूज हुआ A और प्लस D की जगह पर है 0। D की जगह पर क्या है, 0। दूसरे टर्म की अगर हम बात करें, सेकंड टर्म की बात करें तो T2 जो है वो है A प्लस D। थर्ड टर्म की अगर हम बात करें T3 जो है वो है A प्लस 2D। फोर्थ टर्म की अगर हम बात करें तो वो है A प्लस 3D। देखिए पहला टर्म जो है जहां पर D जो है वो 0 है, सेकंड टर्म में जो है D जो है वो 1 है, थर्ड टर्म में जो D है वो 2 है, जो फोर्थ टर्म है जहां पर D कितने हैं, 3 है। इसी तरीके से अगर हम बढ़ते रहें तो हमें समझ में आ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझकर ये चीज़ समझ में आ रही है कि जिस भी टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें एक D कम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे 9th टर्म का अगर इक्वेशन बनाना पड़े तो इसके अकॉर्डिंग मैं बना सकता हूं। 9th टर्म यहाँ आएंगे, एक D कम आएगा तो 8D और प्लस में क्या आएगा, A। प्लस में क्या आएगा, A आएगा। ये 9th टर्म का हमको ये जनरल इक्वेशन मिल जाएगा।
9 टर्म का इक्वेशन क्या मिल गया, a प्लस 8d। सिमिलर अगर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके और कुछ बनाना चाहें, जैसे हमने बनाया कि 10th टर्म क्या होगा, तो हम बना सकते हैं एक तो a आएगा प्लस एक इसमें से कम हो जाएगा 9d। तो 9 और 1 ये कितना मिला गया, टोटल 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 10 टर्म आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको बढ़ना है कि 15वां पद क्या होगा, तो 15वां पद क्या होगा, तो a प्लस 14d, यहाँ से ये मिल जाएगा। आगे और कोई सा इक्वेशन लिखना हो, चलो 71 क्या होगा, तो हम ए लिख सकते हैं a प्लस 70d। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी पद का अगर हमें जनरल इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको बोला जाता है कि भैया आप जनरल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कोई सा और पद का जनरल इक्वेशन लिखिए, जैसे मैंने बोल दिया a प्लस 501, 501 वे पद का मान लिखिए, इक्वेशन के फॉर्म में a और d के पार्ट में लिखिए। तो 501, तो यहाँ पर एक तो a होगा और प्लस इसमें से एक कम करें कितना हो जाएगा, 500d होंगे। इस तरीके से जनरल इक्वेशन हम यहाँ पर इजीली किसी भी पद की, किसी भी टर्म की हम बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमको बनानी है यहाँ पर जो हमने जैसे चालू किया था वहीं पर चलते हैं। ठीक है, हमको अगर बनानी हो nth टर्म की, ठीक है, nth टर्म का क्या इक्वेशन होगा, तो यहां से हम बना सकते हैं जनरल इक्वेशन। इसकी क्या बनकर आएगी, टी एन, एन हो गया, तो एक तो आएगा a, पहले क्या मिलेगा हमको a, और प्लस में जो होगा यहां पर जो भी नंबर है उससे एक कम, तो यहां पे नंबर क्या है n है, तो इससे एक कम कर दो, प्लस में चला जाएगा, एक कम करेंगे तो n माइनस 1, और इनटू में क्या आएगा, d आ जाएगा। ये हमें यहां से जनरल इक्वेशन इसकी मिल गई। क्लियर हुआ। तो एपी का जनरल इक्वेशन हमको यहां पर मिल गया है। एपी का जनरल इक्वेशन जो रहता है, जनरल इक्वेशन ऑफ एपी, जनरल इक्वेशन ऑफ एपी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से जनरल इक्वेशन एपी का मिल गया। क्लियर है, समझ में आया। चलिए, पहला पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म हुआ कि भैया जनरल इक्वेशन कैसे क्या बनता है एपी का, तो हमको समझ में आ गया। एक बार वापस से मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया एपी क्या होता है। तो एपी को समझ सकते हैं हम सिंपल से तरीके से। एपी जो होती है एक समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी के नाम से पता चलता है, अगर हम उस नाम को तोड़ें तो उससे हमको पता चल जाता है कि क्या शो करना चाहती है। समान अंतर से पता चल जाता है कि दिए गए पदों के बीच में, टर्म के बीच में डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। अगर डिफरेंस इक्वल अगर है तो उसे हम कह सकते हैं कि समानांतर श्रेणी का पार्ट है। समानांतर श्रेणी में हमको कोई ना कोई वेरिएबल, एक कांस्टेंट वेरिएबल से लेकर चलना पड़ेगा। तो हमने एक काम किया, वहां पर एक टर्म पहला पद जो है उसको ले लिया ए। क्या लिया हमने, ए, और वहां से शुरुआत की हमने, पहला पद ए लिया और वहां से फिर शुरुआत की कि पहला पद अगर ए है तो दूसरा पद जो होगा उसमें कोई ना कोई डिफरेंस जो इक्वल है, उस डिफरेंस को हम ऐड करेंगे। तो हमने दूसरा डिफरेंस जो लिया वो क्या ले लिया, डी, तो ए प्लस डी हो गया सेकंड टर्म। थर्ड टर्म जो होगा वो ए प्लस 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म जो हो जाएगा वो ए प्लस 3d हो जाएगा। सिमिलर बढ़ते बढ़ते चले गए और जनरल इक्वेशन मिल गया टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, वेयर ए फर्स्ट टर्म of AP, n number of term in AP, D common difference of AP, और Tn nth term ऑफ एपी। ये क्लियर हो गया होगा। वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी कोई अगर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो उसका पहला पद जो होगा वो होगा ए। एन जो होगा नंबर ऑफ पदों की संख्या, जो जितने भी पद आपको दिए गए हैं उन पदों की संख्या हो जाएगा एन। डी जो होगा कॉमन डिफरेंस होगा, हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। और टी एन जो रहता है वो nth टर्म बोल सकते हैं या nवे पद का मान, हिंदी में बोलते हैं nवे पद का मान। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि जो जनरल इक्वेशन से रिलेटेड है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि हमने देखा एपी
जनरल इक्वेशन T1, T2, T3, T4 एंड Tn। कुछ बुक्स में A1, A2, A3, A4 एंड An से भी डिनोट है। फर्स्ट टर्म को यहां पर हम लेकर चल रहे हैं जैसा कि A, सेकंड टर्म सिमिलर आ जाएगा A प्लस डी, थर्ड टर्म जो आ जाएगा वो हो जाएगा A प्लस 2D, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और nवे पद An A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। डी जो रहता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो इसको अगर वैल्यू निकालनी है तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T5 माइनस T4 इज इक्वल टू T6 माइनस T4 T5। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डी का वैल्यू। डी का वैल्यू अगर निकालनी है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना पड़ेगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म। इस तरीके से हमको जो भी पद आ रहा है उस पद के बाद वाले पद में से पहले घटाना पड़ेगा और इस तरीके से हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। और यही एपी की कंडीशन होती है। जब जब हम बात करेंगे कि कंडीशन ऑफ एपी तो बोलेंगे वहां पर कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, कंडीशन ऑफ एपी कॉमन डिफरेंस। डी, कॉमन डिफरेंस डी, ये होता है एपी का समानांतर श्रेणी का कंडीशन होता है, जहां पर हमको लगानी पड़ जाएगी कि कंडीशन लगाए आप समानांतर श्रेणी की, तो कंडीशन समानांतर श्रेणी का यही होता है कि दिए गए पदों के बीच का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। क्लियर है इतना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम एमसीक्यू जो क्वेश्चंस रहेंगे उन पर बात करेंगे। बाकी बेसिक जनरल जो क्वेश्चंस है वो मेथड आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आप 12th वाले जो बच्चे हैं, एग्रीकल्चर वाले अगर बच्चे को कॉपी अगर उठाएगा, बुक्स अगर उठाएगा, तो उसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें एमसीक्यू नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आपको ऐसा ही दिया गया। ठीक है, इसमें एमसीक्यू वाले एबीसी जो ऑप्शंस है, अगर ऑप्शंस हटा दोगे तो बाकी ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सेम आपकी बुक में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस इसलिए दिए गए ताकि अगर हम एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं और एक दो क्वेश्चंस लगाने के बाद में अगर हम देखते हैं कि आप लोग भी अगर वहाँ पर पॉज करके आगे क्वेश्चंस लगाना चाहें तो आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि हाँ हमारा आंसर ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ठीक है, और पीएटी जो एग्जाम्स है, एमपी पीएटी अगर हम बात करें तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑप्शंस के रूप में ही आते हैं, ऑप्शंस फॉर्म में ही मिलेंगे आपको। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट केस, हमारे जो केस नंबर 1 है वहां पर हम आ गए। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 पर आ गए हैं और फिर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 21, 16 एंड 11 डैश 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 इट इज। इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी श्रेणी के अंदर आ रहा है, एपी में है, जीपी में, एचपी में है या नॉन ऑफ दिस है। अगर हमको इस टाइप के क्वेश्चन अगर सोल्व करना है कि ऑप्शंस देखकर हमको पता चल रहा है कि एपी, जीपी, एचपी के बारे में पूछ रहा है कि दिया गया अरेंजमेंट जो है वो कौन सी सीक्वेंस सीरीज को डिनोट करता, प्रोग्रेशन को डिनोट कर रहा है, तो हमने अभी पढ़ा सिर्फ एपी, और एपी का कंडीशन हमको पता है। एपी का कंडीशन होता है दिए गए टर्म के बीच का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। अगर डिफरेंस इक्वल है तो ही हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 16 माइनस 11, 16 माइनस 21, 16 माइनस 21 इज इक्वल टू -5। देन 11 माइनस 16, 11 माइनस 16 इज इक्वल टू -5। अगर डिफरेंस दोनों का इक्वल अगर है तो हम कह सकते हैं कि एपी में है। किस में है ये, एपी में है। ठीक है, चेक करना हो तो डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 एंड डी इज इक्वल टू D1 एंड D2, T3 माइनस T2। T2 कितना है 16, 16 माइनस 21 इज इक्वल टू -5 एंड 11 माइनस 16 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोनों का डी क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों ही डी बराबर अगर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, एपी का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। क्लियर है? चलिए सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट है। अब कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, लगाइए।
दिया गया अनुक्रम या सीरीज जो है 5/√7, 6/√7 एंड 1/√7 या √7 डैश डैश डैश, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है ये अरेंजमेंट कौन सा है, एपी का, जीपी का, एचपी का है। ठीक है, समझ में आया मेरे लाल? देखिए अरेंज कीजिए T2, T1 एंड T3। D1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, where D2 6/√7 and T1 5/√7। टेकिंग एलसीएम √7, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/√7। तो जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में जब हम निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√7। देन सेकंड D2 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, where T3 is √7 and minus 6/√7। They are also taking LCM. LCM will be √7. √7 into √7 7 minus 6 1/√7। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको दोनों का डिफरेंस क्या है, इक्वल नजर आ रहा है। इफ D1 is equal to D2 and D2 is equal to D3 and D3 is equal to D4, then we can say series will be AP, arithmetic progression। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर आपको यही चेक करना है कि जो आपको सीरीज दी गई, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बीच का अंतर अगर बराबर है, कंडीशन समांतर श्रेणी की कंडीशन यही है, ये अंतर अगर बराबर है तो अब हम कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं कि ये जो पार्ट सीक्वेंस दिया गया है या प्रोग्रेशन जो दिया गया है वो किसको शो करने का काम कर रहा है, वो अरिथमेटिक पार्ट को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अभी जब यहाँ पर प्लस नहीं है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक सिक्वेंस है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है, ए के पार्ट में यूज कर लिया गया है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कोई एक्स के फॉर्म में भी हो सकता है कोई अल्फा के फॉर्म में भी हो, बीटा के फॉर्म में भी हो, लेमड़ा के फॉर्म में भी हो। तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ कंडीशन पता होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है एपी का, कि दिए गए टर्म के बीच में डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। अगर डिफरेंस सभी जगह इक्वल है तो उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और डिफरेंस इक्वल होने के कारण ही इसे एपी कहा जाता है। क्लियर, चलिए वापस चेक कीजिए। वेयर T1 इज इक्वल टू T2 is equal to and T3 is equal to, D1 is equal to T2 minus T1, ये कंडीशन होता है। तो D2 1 minus D1 A minus 1 divided by A, we are taking LCM A minus A plus 1 is equal to 1 by A। तो D1 का वैल्यू जो निकल कर आ गया वो 1 by A निकल कर आया। सिमिलर D2 is equal to T3 minus T2, T3 A plus 1 by A minus 1 is equal to taking LCM A plus 1 minus A से कैंसिल हो गया, बचा 1 by A। क्लियर है, क्लियर है 1 by A। तो देखिए यहाँ पर D1 is equal to 1 by A and D2 also D2 is equal to 1 by A, then we can say D1 is equal to D2, then progression will be AP। जो सीरीज है वो किस में होगा, AP में होगा। क्लियर है, तो ये हमको यहाँ से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट D1 और D2 की जो कंडीशन रहती है, समांतर श्रेणी की जो कंडीशन रहती है, वो हम यूज करेंगे और इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन जो है वो बेसिक पर आ गया। बेसिक मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक आप जानते हैं, जनरल इक्वेशन आप जानते हैं, तो ये क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जो पद रहते हैं उनके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो रहता है उसको T1 T2 T3 से या फिर A1 A2 A3 से डिनोट कर सकते हैं। जिसका फर्स्ट टर्म जो रहता है वो A रहता है, सेकंड टर्म जो रहता है वो A प्लस D रहता है, थर्ड टर्म जो रहता है A प्लस 2D रहता है, फोर्थ टर्म जो रहता है A प्लस 3D रहता है। जिस भी टर्म की हम बात कर रहे हैं उससे D कम होता है। क्लियर है, और इसी तरह का जनरल इक्वेशन हमने यहाँ से बनाया था कि Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। Tn is equal to A plus N minus 1 into D, where A is the first term, N is the number of term, D is the common difference, और Tn is nth term of AP। क्लियर है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो nth टर्म जो है वही उस AP का लास्ट टर्म भी हो सकता है। हो सकता है मान लो कोई AP आप लिखना चालू कर रहे हैं और आपने बोला कि 20वें पद, तो 20वां पद 20 जो टर्म है ना, 20वां पद जो है वही उस श्रेणी का लास्ट भी हो गया। तब उसको nth भी बोल रहे हैं, मतलब 20 भी बोल रहे हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट टर्म भी है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सीक्वेंस जो है वो उसी तक जा रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वहीं पर nth टर्म है वो इक्वल हो जाएगा किसके, लास्ट टर्म के।
ठीक है, तो वहाँ पर हम देखेंगे उस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तब। लेकिन अभी आप इतना क्लियर करें कि जो आपको दिया गया है ये पर्टिकुलर जो गिवन डेटा है इस इक्वेशन के अंदर आपको पुट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है जो आपको निकालना है। तो जितना भी नोन है उसको इसमें पुट करते जाए और अननोन की वैल्यू निकालें। यहाँ पर हमारे पास में 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में एक ए है, एक डी है, एक एन है और एक टी एन है। ये 4 वेरिएबल हैं। ये 4 वेरिएबल में जो भी गिवन डेटा रहता है उसको यहाँ पर लिखें। गिवन डेटा क्या है तो पहले हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा ए इज इक्वल टू क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म दिया गया ए इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस जो है वो दिया गया 3 और एन है जो आपको फाइंड करना है और nth टर्म जो है वो 20 T20 ये फाइंड करना है और n का मान है 20। n का मान क्या है 20, ये आपको दिया गया है और T20 टर्म आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू T20 n इज इक्वल टू 20, n का वैल्यू 20, a का वैल्यू जो है वो कितना है 2 है प्लस n 20 माइनस 1 इज इंटू 3, ये कितना हो गया 2 इंटू 19 इंटू 3, 2 प्लस 57 61, T20 20वें पद का मान जो है वो निकल कर आएगा 61। ठीक है, हम डायरेक्ट भी अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते थे। यहाँ पर इक्वेशन इसका कैसा इक्वेशन लगा सकते थे, जो आपको बोला गया है कि भैया आप फाइंड कीजिए यहाँ पर कि 20वें पद का मान क्या होगा। तब 20वें पद का इक्वेशन डायरेक्ट बोलिए। 20वें पद का इक्वेशन जो होगा T20 इज इक्वल टू ए प्लस 19D, यही होता है 20वें पद का इक्वेशन। एक डी कम हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 40वें पद का इक्वेशन बोलिए T40 ए प्लस 39D। अगर मैं बोलता हूँ कि T50 51 का वैल्यू निकालिए तो ए प्लस 50D। तो डी का वैल्यू जो भी रहता है वो यहाँ पर जो वैल्यू रहता है एन का जो वैल्यू रहता है उससे कम होता है। ठीक है, वैसे ही सिमिलर यहाँ पर अगर हमको निकालना पड़ जाए कि 20th टर्म क्या होगा, है ना, 20 ए प्लस 19D। ए का वैल्यू कितना है 2, 19 इंटू 3, 2 प्लस 57 इज इक्वल टू 59 होगा। T20 इज इक्वल टू 59 होगा। सॉरी क्लियर है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इज 2, ए का वैल्यू 2 दिया गया एंड कॉमन डिफरेंस 2, देन टोटल टर्म आर 50 पद हैं, तो लास्ट टर्म क्या होगा, 50वें पद का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। यहाँ पर गिवन डेटा जो है 50वें पद का मान निकालना अगर है तो T50 इज इक्वल टू ए प्लस 49D। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर गिवन 2 प्लस 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 98 प्लस 200, तो 50वें पद का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से, बी, ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है श्रेणी, ये सीरीज दी गई है और 21वें पद का मान क्या होगा आपको बताना है। तो सीरीज का पहला पद जो रहता है इसको बोलते हैं हम ए इज इक्वल टू 16 एंड डिफरेंस जो रहेगा इसे बोलते हैं डी, 11 माइनस 16 इज इक्वल टू -5। ये डी का वैल्यू हो गया। एन 21 और 21st टर्म आपको फाइंड करना है। जनरल इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख सकते हैं T21 इज इक्वल टू ए प्लस 20D, ए प्लस 20D। ए इज इक्वल टू 16 प्लस 20 इंटू -5, ये हो गया 16 प्लस 16 माइनस 100, ये हो जाएगा -84 T21। क्लियर है, ऑप्शंस होगा बी। कौन सा ऑप्शंस होगा, बी वाला ऑप्शंस होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कोई श्रेणी है, दे रखा आपको 27, 24, 21 के कुल पद 10 हैं। कितने पद हैं? 10 हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म की अगर हम बात करें तो 10 है, ठीक है। और अंतिम पद निकालना, 10वें पद का मान निकालना है। बहुत सिंपल है। पहला उठाइए यहाँ पर क्वेश्चन, इसको बोला जाता है ए का वैल्यू मिल गया हमको। इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है डी का वैल्यू क्या होगा? तो डी इज इक्वल टू मिल गया हमको 24 माइनस 27 माइनस 3। डी का वैल्यू -3 है, ए इज इक्वल टू 27। क्लियर? चलिए यहां से उठाइए, टोटल 10 पद हैं तो एन का मान कितना हो गया? 10 हो गया। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लास्ट टर्म की लास्ट कौन होगा? 10 वही तो पद होगा लास्ट। अगर किसी श्रेणी के अंदर अगर हम बात करें 50 पद हैं तो 50वें पद लास्ट पद हो जाएगा ना। अगर किसी श्रेणी के अंदर 10 पद हैं तो 10वां पद क्या हो जाएगा? लास्ट पद हो जाएगा। तो उसने बोला है कि कोई श्रेणी है जो आपको सीक्वेंस में दे रखा है, जमाया गया है, ठीक है, और इस सीरीज में 10 पद हैं अगर, और लास्ट पद का मान निकालिए तो 10वें पद का तो मान निकालना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें पद का अगर हमें मान निकालना है तो T10 इज इक्वल टू ए प्लस 90, ए इज इक्वल टू 27 प्लस 9 इंटू -3। तो 27 प्लस और -27 इज इक्वल टू 0। तो इस सीरीज का, इस श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसका लास्ट टर्म जो रहेगा, 10वें पद का मान जो रहेगा वो रहेगा 0। श्रेणी का 10वें पद का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो a इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए विल प्रोसीड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज श्रेणी 0.070, 0.71, 0.72 डेस का 8th टर्म जो हमको निकालना है, 8वें पद का मान निकालना है। ट्राई कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, है ना। वो सिंपल क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन सोल्व कीजिए। चलिए 9वां क्वेश्चन सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9th वाला ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उस लेक्चर में ये क्वेश्चन मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके अपना आंसर वहां से मैच कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं एज ए होमवर्क, ये आप सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर में मैं जो क्वेश्चंस है इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो वहाँ पर आप अपने सॉल्यूशन का जो अपना आंसर है उसको इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने जो सोल्व किया वो सही है या गलत। ठीक है? ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।